नहीं राधा, ऐसे नहीं, इस धागे को यहाँ से घुमा कर ले जाओ। हाँ माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये तो कितना आसान था। मैं एक फूल और बनाकर दिखाती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। इतना कहकर राधा की माँ कांता रसोई में चली जाती है और राधा फिर से कपड़े पर कढ़ाई करने लगती है। राधा का इस काम में बड़ा मन लगता था। वो सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ की बहुत मदद करती थी। दरअसल राधा के पिता नंद किशोर की गांव के बाजार में कपड़ों की दुकान थी, जिसके लिए उसकी पत्नी कांता अपने हाथों से कपड़े तैयार करती थी। वो उन पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई का काम करती थी, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता था और सारे कपड़े हाथों हाथ बिक जाते थे। कांता घर के सारे काम भी करती और फिर कपड़ों पर कढ़ाई का काम भी करती थी। कांता, ओ कांता, ये लो और कपड़े ले आया हूं। इन पर पूरी तरह भर के कढ़ाई करनी है। ग्राहकों की खास मांग है, ठीक है? और हाँ, अगले हफ्ते तक सारे कपड़े हो जाने चाहिए। अरे पर अगले हफ्ते तक कैसे हो पाएगा? घर के काम भी तो हैं और ये कपड़े भी तो है, कितने सारे हैं। तभी नंद किशोर की नजर राधा पर पड़ती है, जो अब भी कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। नंद किशोर उसके पास गया और उसके हाथों से कपड़ा लेकर देखने लगा। अरे वाह, अपनी राधा भी अब अच्छा काम सीख गई है। बढ़िया है, 2 लोगों के हाथ चलेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। कांता, चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, फिर मुझे दुकान पर जाना है। शादी के बाद कांता ने कढ़ाई का काम इसलिए शुरू किया था ताकि नंद किशोर का काम अच्छा चल सके, और ऐसा हुआ भी। लेकिन पैसों की चमक के आगे नंद किशोर को कांता की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। कांता सारा दिन काम करके बहुत थक जाती थी। उसने कई बार नंद किशोर को इस बारे में बताया, लेकिन उसने कभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हद से ज्यादा काम पड़ने की वजह से कांता बीमार पड़ गई और फिर सही देखरेख ना मिलने की वजह से एक दिन उसकी मौत हो गई। बाबा, माँ को क्या हुआ? वो उठती क्यों नहीं? नंद किशोर को कांता के इस तरह चले जाने का दुख तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता उसे अपने काम की थी। लेकिन इस मुश्किल का हल नंद किशोर ने जल्द ही ढूंढ निकाला। उसने कुछ ही दिनों में दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम सरला था, जो कढ़ाई सिलाई का काम जानती तो थी, लेकिन वो थी एक नंबर की आलसी। सरला, अब ये राधा है हमारी बेटी। तुम्हें पता है, ये बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत प्यार से रहोगे और मेरी दुकान भी फिर से बढ़िया चलने लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, मैं और राधा मिलकर सब संभाल लेंगे। क्यों राधा? राधा बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। दरअसल वो अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देना चाहती थी, लेकिन नंद किशोर के सामने कुछ बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। माँ, माँ वापस आ जाओ ना, आप वापस आ जाओ ना। देखो, बाबा मेरे लिए नई माँ ले आए हैं। मुझे नई माँ नहीं चाहिए। आप वापस आ जाओ मेरे पास। राधा अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रही थी। तभी वहां सरला आ जाती है और राधा के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तेरी माँ जा चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, समझी ना? अब जो हूं मैं ही हूं, और तू ये बात जितनी जल्दी समझ जाएगी तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। राधा को दर्द हो रहा था क्योंकि सरला ने उसके बाल पकड़े हुए थे, लेकिन राधा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की तो सरला ने उसके मुंह पर अपना हाथ दे दिया। ना, ऐसी गलती कभी मत करना, वरना मैं क्या करूंगी तुझे बताऊं? इतना कहकर सरला कांता की फोटो उठा लेती है, लेकिन तभी राधा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत करो, मेरी माँ की फोटो को कुछ मत करो। अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चल अब जल्दी से जाकर सो जा, कल सुबह उठकर बहुत काम करने हैं तुझे। चल चल जा। राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। वो काफी डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता नंद किशोर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि नंद किशोर कभी भी उसका साथ नहीं देगा। दरअसल सरला ने नंद किशोर से शादी उसके पैसों के लिए की थी। दूसरी तरफ नंद किशोर सरला से ही उम्मीद लगाकर बैठा था। सरला, ये लो, ये सारे कपड़ों पर कढ़ाई करनी है और कढ़ाई खूब बढ़िया और भर के होनी चाहिए। हैं?
इतने कपड़े? मैं ये सब। तुम चिंता मत करो, राधा है ना तुम्हारी मदद के लिए, उसे लगाए रहो अपने साथ। इससे पहले कांता भी तो ऐसे ही करती थी। नंदकिशोर को लगा था कि सरला भी कांता की तरह सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। सरला ने तो सारा काम मासूम राधा के सिर पर ही डाल दिया। वो राधा को एक पल भी आराम नहीं करने देती थी। पहले घर के सारे काम और फिर पढ़ाई का काम, वो सब कुछ राधा से ही करवा रही थी, और फिर बड़ी ही चालाकी से राधा के किए हुए काम को नंदकिशोर के सामने खुद का किया हुआ जता देती थी। जरा जल्दी हाथ चला, खाना क्या तेरी माँ बनाएगी स्वर्ग से आकर? राधा की आंखों में आंसू थे। तभी नंदकिशोर वहां आ जाता है। नंदकिशोर को देखते ही सरला फौरन राधा से कढ़ाई वाला कपड़ा छीन लेती है। चल जल्दी भाग यहां से। सरला, लाओ खाना लगा दो जल्दी से। जी खाना मैं बस अभी बना देती हूँ। सुबह से ये कढ़ाई के काम में लग गई थी तो वक्त ही नहीं मिल पाया। अरे, अब तक खाना नहीं बनाया? ऐसे कैसे चलेगा सरला, तुम्हें काम को तरीके से करना होगा। राधा कहाँ है? उसकी मदद क्यों नहीं लेती तुम? अरे वो बच्ची है अभी, उससे काम करवाना अच्छा नहीं लगता मुझे। आप रुकिए ना थोड़ी देर, मैं बस अभी कर देती हूँ सब कुछ। सरला लेकिन तभी चक्कर आने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर जाती है। नंदकिशोर आकर उसे संभालता है। अरे क्या हुआ सरला, क्या हो गया तुम्हें? जी मैं ठीक हूँ जी, मैं बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। वो नींद पूरी नहीं हुई ना, तो शायद इसीलिए। सरला की बात सुनकर नंदकिशोर घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि जो हाल कांता का हुआ वो सरला का भी हो जाए। वो सरला की चालाकी समझ नहीं पाया और गुस्से से राधा को आवाज देने लगा। राधा, राधा, यहाँ आ जल्दी। हाँ बाबा। तुझे शर्म नहीं आती क्या? तेरी माँ सारा दिन काम करती रहती है, तुझसे उसकी मदद नहीं की जाती बिल्कुल? लेकिन बाबा मैं तो। अब रहने दीजिए जी, बच्ची है, जाने दीजिए। नहीं सरला, कब तक बच्ची रहेगी ये? तुम्हारे साथ काम करने में क्या परेशानी है इसे? देख राधा, एक बात साफ साफ सुन ले, अब सरला ही तेरी माँ है। जैसे तू कांता के साथ उसका हाथ बटाती थी, ठीक वैसे ही सरला की भी मदद किया कर। इसकी तबीयत खराब है तो जाकर खाना बना दे। अब सरला तुम जाकर आराम करो, ठीक है? नंदकिशोर ने एक बार भी राधा के मन की बात जानने की कोशिश तक नहीं की। उसे तो बस सारा काम समय पर चाहिए था। दूसरी तरफ वक्त के साथ राधा पर सरला के अत्याचार बढ़ते ही गए। वो उसे घर का बचा खुचा ही खाने को देती और कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। माँ, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लूं क्या? कैसे खा लेगी? अभी ना मैंने खाया है ना तेरे बाबा ने, तो तू कैसे खा लेगी? चल चुपचाप काम कर जाके। और सुन, जरा ये बता, ये फूल जो तूने बनाया है ये क्या बेहोशी में बनाया था क्या? बिल्कुल भी सफाई नहीं है इसमें। चल इसे उधेड़ के दोबारा से इस पर कढ़ाई कर, और इस बार अगर साफ नहीं बना तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। राधा के दुख और तकलीफों को समझने वाला वहां कोई नहीं था। बस उसकी माँ कांता की फोटो ही थी जिसके सामने रोकर वो अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कितना सुंदर फूल बनाया है, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सिखाया था, लेकिन कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? तुमने वाकई बहुत ही प्यारा फूल बनाया है बेटा। राधा चौंक जाती है। वो पलट कर देखती है तो वहां एक आदमी खड़ा था। आप कौन है? मेरा नाम विशंभर है, मैं शहर से आया हूं, कपड़े का कारोबारी हूं। तुम्हारे बाबा का बड़ा नाम सुना था तो उनका काम देखने चला आया, लेकिन यहां आकर पता चला कि यह बेहतरीन कारीगरी तो तुम्हारा कमाल है। बेटा, तुम्हारे काम की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहां ऐसे रो क्यों रही हो? और ये फोटो किसकी है? सरला और नंदकिशोर दोनों ही उस वक्त घर पर नहीं थे। वो दोनों राधा को अकेला छोड़कर एक साथ घूमने गए हुए थे। इसीलिए राधा में कुछ हिम्मत जगी और उसने अपने बारे में विशंभर को सब कुछ बता दिया और फिर जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इस फूल सी बच्ची के साथ कितना गलत हो रहा है यहाँ। लेकिन अब बस, मैं इसके साथ और नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। विशंभर शहर का एक बड़ा कारोबारी था। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक औलाद के। शादी के 7 सालों के बाद भी वो और उसकी पत्नी सुनीता बेऔलाद ही थे। विशंभर ने उसी वक्त राधा को अपनाने का फैसला कर लिया और उसे अपने साथ शहर लेकर आ गया। सुनीता भी राधा को पाकर बहुत खुश हुई। राधा को पहले तो सब कुछ बड़ा अजीब लगा,
लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस दुनिया में हर कोई सरला और नंदकिशोर की तरह नहीं होता। राधा को अब नया परिवार मिल गया था, जहां उसे बहुत प्यार मिल रहा था। दूसरी तरफ राधा के इस तरह अचानक गायब होने के बाद अब सरला की भी सच्चाई नंदकिशोर के सामने खुल चुकी थी और अब बहुत जल्द नंदकिशोर सरला को तलाक देने वाला था।